अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शाजिया नैयर आपके साथ हाजिर है फोर कॉर्नर्स विद तारड़ में। और साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त मौजूद हैं। हम जहां पर हमसायों की बात करेंगे वहीं पर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून लाया जा रहा है कि जिसके तहत यहाँ पर मीडिया पर शदीद किस्म की पाबंदियां लगाई जानी है। वो एक लॉ जो कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर बनाया गया, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि साजिद साहब जरूर तबसरा करें। सबसे पहले मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में मैं चाहूंगी कि आप मीडिया के हवाले से भी ज़रूर बात करें, लेकिन उससे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, जहाँ की सिचुएशन पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर लगी हुई हैं, उसके हवाले से मेरा क्वेश्चन होगा कि उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। तालिबान की जानिब से वहाँ की जो खवातीन क्रिकेट टीम है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि खवातीन को क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि आगे किस किस्म की हुकूमत बनने जाएगी, खवातीन की वहां पर क्या हैसियत होगी? देखिए, हुकूमत तो स्टैब्लिश शाजिया उन्होंने कर दी है कि और उसमें किसी कोई भी लेडी जो है उसको उन्होंने कोई पोजीशन नहीं दी है। लेकिन करंट सिचुएशन उसकी वहाँ पे अफगानिस्तान में, ये तो एक तो उनका प्रोग्राम था 11 सितंबर को अपनी ओथ सेरेमनी करने का, उसको उन्होंने चेंज किया। उसमें बहाना किया गया कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी, सारे लोग थे, सिक्योरिटी नहीं। लेकिन मेरे जो उसमें अपना गैस है वो ये था कि अमेरिकन प्रेशर था। अमेरिका की पहले बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है और अमेरिका ने कुछ और पैसे दिए होंगे कि उनकी माफिया मांगी होंगी कि प्लीज़ अब 11 सितंबर को ये करके हमारे जख्मों पे मजीद नमक मत छेड़े। एक तो ये था। दूसरी, उसी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में एक और तशवीशनाक बात है कि रशिया ने उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल, और उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो कहते हैं कि ये यहाँ से खाना जंगी होगी और वो सेंट्रल एशिया में आएगी। ये एक बड़ा तशवीशनाक क्वेश्चन वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि रशिया अल्टीमेटली हैज़ इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, वहाँ पे रहे हैं वो, और आज भी उनके एजेंट और उनके लाइक माइंडेड लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ये एक नई थी बात। दूसरा, एक जो ब्लॉक बन रहा है उस रीजन में, वो अमेरिका, इंडिया और रशिया। अब रशिया में मैं कहूँगा कि हमारे लोग भी बड़े खैर बाजे बजा रहे हैं कि वहाँ पे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस चीफ आए हुए थे मुख्तलिफ ममालिक के, हमने होस्ट किया। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो ज़्यादातर उनमें से जो पावरफुल कंट्रीज़ के लोग थे वो पहले इंडिया आए हैं, इंडिया के बाद पाकिस्तान आए हैं। और यहाँ पे हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सारे कंसर्न्ड हैं वो सारे जो वहाँ के इंटेलिजेंस के जो चीफ आए मुख्तलिफ ममालिक के, वो सारे कंसर्न हैं कि तालिबान आगे किस तरह चलेंगे, या संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये खतरात और खदशात और उनकी रिजर्वेशंस हैं, वो डिस्कस करने आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल रही है। अब मैं यहाँ पे जो मैं रशिया वाली बात कर रहा था शाजिया, उसमें कंसर्न ये है कि मैं किन बेसिस पे कह रहा हूँ। एक तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, वहाँ पे मोदी साहब ने तकरीर की। और उसके बाद अगला उन्होंने स्टेप, अगला जो है अभी 2-on-2 ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी मीटिंग्स थी। और 2-on-2 मतलब ये होता है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनका फॉरेन मिनिस्टर इनके ऑस्ट्रेलियन लोगों से मिले हैं, उनके राब्ते बढ़ रहे हैं। अगर ये सारा ब्लॉक इकट्ठा होता जाएगा, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका अपने एलाइज, उसके एलाइज कौन है, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड है, ये अमेरिका के साथ जाएंगे। पाकिस्तान फिर रह जाएगा सिर्फ अकेला चाइना के साथ। और चाइना, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि चाइना, अमेरिका और इंडिया और इन सारे ममालिक के साथ तिजारत को एज ए कस्टमर जो है लूज करके तो फिर वो खुद कहाँ जाएगा, क्योंकि उनकी सबकी चीजें तो यहीं बिक रही हैं सारी। देखें चाइना की सबसे बड़ी क्या स्ट्रेंथ है। एक तो आज तक किसी के लिए उसने जंग नहीं लड़ी, नंबर 1। चाइना का बहुत बड़ा एरिया जो है वो इंडिया ने दबा रखा है, पूरी एक पूरी स्टेट है, उसको आज तक वो छुड़ा नहीं पाया। और उसके बाद ये कि उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी की चीजों की कॉपी करना और स्पीड के साथ बनाना, एक चीप किस्म की क्वालिटी की चीजें बनाना। और वो बिकती कहाँ है? वो इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सारे कंट्री अगर इकट्ठे हो जाएंगे और इसके एज ए कस्टमर उनको लूज कर पाएगा। अगर वो उनको लूज नहीं कर पाएगा, फिर पाकिस्तान के साथ किस तरह चल पाएगा? एक तो ये मेरा अफगानिस्तान के साथ ये चीजें सारी अटैच हैं। और उससे पहले मैं बता चुका हूं कि इस वक्त तालिबान को भी बाहर के डॉलरों की जरूरत है। वो भी हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं।
वो भी ना खुल खुला के टीटीपी की मजम्मत करते हैं जो हमले कर रहे हैं, और बड़े वो मोहतात तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो एक और रिजर्वेशन है, जितने ये लोग आए हैं, जितने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के जो हेड आए हैं, जितने वुज़रा खारजा आए हैं, पाकिस्तान के पास ये दूसरी एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि रिक्वेस्ट करें और कंटिजेंट बनाएं, शर्त रखें कि आप हमें कश्मीर में हेल्प करें, लेकिन हम कश्मीर का नाम नहीं ले रहे। हम किन चीज़ों के नाम ले रहे हैं मैं बताना चाहूँगा देखने वालों को। हम उनसे कहते हैं हमें फैटफ से निकालो, हमारा IMF का प्रोग्राम सस्पेंड है, उसको चलाएं। जिस तरह मैं पहले कहता हूं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट का हर डिसीजन डॉलर रिलेटेड है, वो भी सिर्फ उनके अपने लिए, उनके बच्चों के लिए, उसके साथ मुल्क का कोई सिलसिला अटैच नहीं है, कश्मीर का कोई चीज उसके साथ अटैच नहीं है। इस वक्त भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पे जो जितने वुज़रा खारजा आए और इंटेलिजेंस के लोग आए, उन पे सबसे ज्यादा जोर ये था कि हमें फैटफ से किस तरह जान छुड़ाएं और हमें IMF के डॉलर लेकर दे, जो कि वो डॉलर पाकिस्तान पहुंचते भी नहीं है, वो सीधे दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज में लग जाते हैं। जब तक हम इन चीजों से ऊपर होकर नहीं सोचेंगे, हम बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये हमारा अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप, अफगानिस्तान की सारी गेम भी डॉलर गेम है। अच्छा साजिद साहब, 9/11 को 20 साल मुकम्मल हो गए। 20 साल जंग जो थी वो दहशतगर्दी की हुई, तालिबान से तालिबान तक का सफर है ये। और आप क्या समझते हैं कि जहां से सफर ये शुरू किया था, क्या अभी तक वहीं खड़े हैं 20 साल के बाद भी, या कुछ बदला है? देखिए, सितंबर 11 को मैं यहाँ पे मौजूद था। सितंबर 11 को मैंने वो टावर्स गिरते देखे, मैंने उनका वहां से धुएं उड़ते, मैं फर्स्ट हैंड उसका मैंने विटनेस हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ था, अमेरिका सारा इकट्ठा हो गया था, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी यहाँ पे। लोग, बच्चों ने अपने बड़े बड़े खूबसूरत कैरियर, बड़े बड़े अच्छे कैरियर छोड़कर आर्मी को ज्वाइन किया। एक बदला लेना है, हमने डिफेंड करना है। यहां पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, उससे पहले अमेरिकन ये समझते थे कि अटलांटिक ओशन हमारी शील्ड है, पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता रहे वो समुद्र क्रॉस करके आके हम पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन वो पहली दफा इस तरह हुआ कि इनके ख्वाब जो थे वो शैटर्ड हो गए। हमारी जिंदगियां मुसलमानों की वो बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने झंझोड़ के रख दिया सितंबर 11 ने। लेकिन मुल्क इकट्ठा हो गया और ये चढ़ दौड़े गलत डायरेक्शन पे। गलत डायरेक्शन पे इसलिए चढ़ दौड़े कि इराक का कुछ भी लेना देना नहीं था। एक जाली ड्रामा करके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पे चढ़ दौड़े, लिबिया पे चढ़ दौड़े, अफगानिस्तान जिस तरीके से वो कहते हैं बदमस्त हाथी है, वो जिस साइड पे भी निकला वो चढ़ दौड़ा। और ये एक मेन रीजन थी इनकी जंग हारने की। देखिए, अगर आपने वो बुक किसी ने नहीं पढ़ी, आर्ट ऑफ वॉर, उसके जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, उसका एक प्रिंसिपल ये है कि आपके हर सिपाही को ये यकीन होना चाहिए कि मैं जो जंग लड़ रहा हूं वो इंसाफ की जंग है, या वो हकीकत पर मबनी है। मैं अपने कंट्री का, अपने वतन का, अपने ईमान का डिफेंस कर रहा हूं। लेकिन यहां पे मैं मेंशन करूंगा, इतने अमेरिकन फौजी मैदान जंग में नहीं मरे जितने फौजी खुदकुशियां करके मरे। उसकी वजह यही थी, उनको डिप्रेशन होता था कि हम ये जंगें क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता होता था कि हमें इराक में क्यों लाया गया है, हमें लिबिया में क्यों मरवाया जा रहा है। और उसकी एक वजह थी, आज उसके 20 साल बाद अमेरिका मर्दे बीमार बन चुका है, इनके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन थक चुके हैं, इनकी सड़कें हर वक्त पार्किंग लॉट बना रहता है, हालात खराब हैं, आबादी ट्रिपल हो चुकी है। 1960 के बाद कोई हाईवे नहीं बना सके। और आज आप सोच नहीं सकते कि यह हालात हुए कि सितंबर 11 की यादगार थी, जहां पे ट्विन टावर गिरे और जहां पे पेंटागन था और जहां पे पेंसिल्वेनिया में एक जहाज गिरा था। सितंबर 11 के जो विक्टिम हैं, उन्होंने लेटर लिखा व्हाइट हाउस को कि प्लीज प्रेसिडेंट को कहा जाए कि वो इस जगह पे हमारे जख्मों पे नमक ना छेड़े, ना आए वहां पे। आज ये हालात है 20 साल के बाद। एक फुटबॉल मैच था यूनिवर्सिटियों के दरमियान, जहां लाखों लोग इकट्ठे थे और उन्होंने बाइडेन के खिलाफ नारे लगाए हैं। और ये आज अमेरिका कहां है 20 साल बाद? ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, $3 ट्रिलियन, टैक्स पेयर का पैसा तबाह, मायूसी, नाउमीदगी, शर्मिंदगी और लीडरलेस। यहां पे इस वक्त क्यादत बिल्कुल खामोश है, क्यादत है ही नहीं है, कंट्री डिवाइडेड है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूं आपको। आपने तो सितंबर 11 पे इन्होंने एक और चीज क्या की, सऊदी अरेबिया में पैट्रियट बैटरीज थी
एयर डिफेंस सिस्टम था जी। उसको वहां से उसको उठा लिया गया है, और यमन के ऊपर पहले पाबंदी थी बाहर से हथियार लेने की, उस पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। आज ये इन्होंने नारा लगाया था बाइडेन साहब ने G7 की मीटिंग में, अमेरिका इज बैक। मेरे ख्याल में अमेरिका इज नॉट बैक, अमेरिका इज कंप्लीटली गॉन, इज हिस्ट्री। आपके अपने एलाइज यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ लफ्ज सुपर पावर कभी अब यूज नहीं करेंगे। अब आप जिस तरीके से अपने एलाइज सऊदी अरेबिया को छोड़ रहे हैं, अब जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान से को छेड़ा है, आपकी बातों पे आपका कौन सा एलाइज आप पे एतबार करेगा? लेकिन इस वक्त उनकी प्रायोरिटी क्या है? इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी किधर जा रही है? ओबामा साहब एक ख्वाब लेकर आए थे कि अमेरिका को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना है, एंड अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेरी फास्टली, विद वेरी 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 फास्ट स्पीड। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी, उसके बाद में इंडिया के हवाले से भी एक क्वेश्चन है जो मैं करना चाहूंगी। पाकिस्तान में मीडिया के साथ जो सलूक किया जा रहा है इस वक्त, उसने ज़िया दौर को दोबारा से ताज़ा कर दिया कि वहाँ पे जब ज़िया का दौर था तो किस तरह से मार्शल जब मीडिया के ऊपर स्पेशली जो मार्शल लगाया था, सहाफ़ियों को कोड़े मारे जा रहे थे। आज पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जब सदर का दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब है तो सहाफ़ियों के लिए जो गैलरी है, जर्नलिस्ट गैलरी, जो प्रेस गैलरी है, वहाँ पे ताले लगाए गए हैं। ना सिर्फ ताले लगाए गए बल्कि पार्लियामेंट के अंदर सहाफ़ियों का भरपूर एहतजाज था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। आप क्या कहना चाहेंगे कि मीडिया के ऊपर जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो ड्रैकोनियन लॉ लाया जा रहा है, रात के अंधेरों में उसको पास कराने की कोशिश की जा रही है, वो क्या जो है वो नतीजा निकालेगा यहाँ पर? जिस मुल्क में करप्शन इतनी ज्यादा हो वहां पे अगर मीडिया को भी चुप करा दिया जाएगा तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं देखें इस बात पे शुरू करना चाहूंगा हामिद मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगले दिन, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब मेरे साथ खड़े थे जब अपोजिशन में थे, और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मुझसे आप इस तरह करें कि ऑनलाइन लाइव हमारे साथ डिबेट कर लें जर्नलिस्टों के साथ, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी रीजनेबल ऑफर है, लेकिन उस ऑफर को किसी ने नहीं देखना ना सुनना है। आज जो हो रहा है वो तो खैर सितम ज़रीफी। इससे पहले भी जब असेंबली से कानून ये पास किया गया था कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो बात करेगा उसको इतने साल जेल होगी। मैंने इस बिल पेश हो रहा है इसको पढ़ने की कोशिश की है और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो ये थी कि फेक न्यूज़ के लिहाज से फेक न्यूज़ ये कहा जा रहा है वहाँ पे कि हर टीवी चैनल पे अगर कोई गलत न्यूज़ आएगी उसको 25 करोड़ जुर्माना किया जाएगा, जो जर्नलिस्ट गलत न्यूज़ देगा उसको 2.5 करोड़ जुर्माना किया जाएगा और 3 साल सजा जेल दी जाएगी। उसके बाद दूसरी उसमें देखें चीजें, मैं जो हैरान हो गया था कि आपने डिजिटल मीडिया के लिए एनओसी लेना है। पहले आपने एनओसी तो फिर दिए नहीं जाएगा किसी को, या रिश्वत ली जाएगी वहां से, या फिर उसमें सिफारिशें की जाएंगी। और जो उसमें जो सबसे बड़ी इसमें खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात, मुसल्लह अफवाज, रियासत, अदलिया के बारे में आप बात, फिर आप मौसम का हाल ही ये पीछे बचता और क्या रह जाता है। या फिर आप, क्योंकि स्पोर्ट्स आपके कंट्री में नहीं होती, आपके मुल्क में कोई क्रिकेट की टीम भी आकर राजी नहीं है, तो फिर मीडिया क्या करेगा? मौसम का हाल बताएगा या फिर ये मीडिया वाले फिर पतंगे उड़ाएंगे। लेकिन आज 21st सेंचुरी जहां पे आपका हक इरादा जो है उसको बताने का एक ओपन, इतना दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ अब तो लॉयर ग्रुप भी खड़े हो गए हैं। मैंने अगले दिन अफरीदी साहब जो उनकी स्पीच सुनी है, और दूसरे वकला का एक जो कन्वेंशन था उसमें मैंने स्पीचें सुनी, वो सारी की सारी मीडिया के साथ उनकी फीलिंग्स थी। तो आपके क्या ख्याल में ये लोग सुन नहीं रहे? जो भी है एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आपकी ये पीटीआई है, जो भी है, हालांकि लोग इनको सिलेक्टेड कहते हैं, अगर जो भी इनका को अमल दखल है, लेकिन सारी पार्टियां, पाकिस्तान की सारी एजेंसियां सुन नहीं रही कि इस वक्त लोगों के इमोशंस क्या है, लोगों की फीलिंग्स क्या है। मैं तो हैरान हूं कि जमहूरियत में इस तरह हो रहा है जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है। वहां दिल्ली में कोई बच्चा ये अगर स्टेटमेंट दे दे कि मेरा दादा मर गया ऑक्सीजन के बगैर, उसको रात को पकड़ लिया जाता है। तो आप भी तो यही कर रहे हैं कि आपके भी देखें जर्नलिज्म क्या होता है। जर्नलिज्म ये होता है मेरी नजर में कि जर्नलिस्ट राइट की तस्वीर दिखाता है, लेफ्ट की तस्वीर दिखाता है और छोड़ देता है लोगों पे अपनी ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। मैं मानता हूं इस वक्त मीडिया को इश्यूज हैं,
इस वक्त जितने करप्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने चैनल बना रखे हैं पार्टियों को, हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन सरकार, मैं ये कहूंगा, अगर आपके सर में दर्द हो तो सर काट नहीं दिया जाता, आप दवाई लेते हैं उसके लिए, लेकिन ये सर काटने के मुतरादिफ है जो हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कंट्रोल कि किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ वो बोला जाए। नहीं, मैं यही कहूंगा कि जमहूरियत में या 21वीं सेंचुरी में कंसेंसस से बात करें, इनसे मिलें, जर्नलिस्टों का एक कमीशन बनाएं, एक टीम बनाएं और उनको देखें, मिडिल ग्राउंड पर आए। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी। लेकिन मीडिया को दबाना, आवाज दबाने से कभी नहीं दबती, ये भी एक गलत फहमी है लोगों को। कोई और तरीके निकल आएंगे, कोई और चीजें निकल आएंगी। लेकिन जब भी मैंने देखा, मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, लेनिन को पढ़ा है, मैंने और कई चीजें पढ़ी, हिस्ट्री को पढ़ा है, आवाज दबने से नहीं दबती। जर्मनी में भी कार्ल मार्क्स के न्यूज़पेपर को बंद किया गया था जर्मनी में, तो वो फ्रांस में चले गए तो उन्होंने वहां से न्यूज़पेपर निकाल लिया था। अब यहां से बंद करोगे, लोग दुबई जाके अपने चैनल बना लेंगे। आप चीजें बंद करोगे, लोग बाहर जाके करना शुरू कर देंगे। अब क्या क्या दुबई में भी जाके बंद कराओगे? आप अमेरिका की आवाजें यहां से बंद कराओगे? आप कहां कहां से चीजों को रोकोगे? इस तरह अपने आप को ठीक करना चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरी तजवीज़ ये होगी। थैंक यू साजिद साहब। भारत की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करना चाहूंगी कि पूरी दुनिया जानती है भारत में किस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें की जा रही होती हैं, किस तरह से पूरी जो वहाँ की जनता है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी है कि वो पूरी दुनिया में अपनी खारजा पॉलिसी की धाक बिठा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा कि हमारे कुरैशी साहब ने संडे को एक डोजियर दिया है एंटी इंडिया या एंटी कश्मीर के हवाले से, और मैं पहले भी ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर 131 पेजेस का 130 मेरी रिजर्वेशंस थी कि जिस तरीके से गिलानी साहब एक बहुत आला कद काट के और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, उनका जब इंतकाल हुआ और जिस तरीके से उनको वहां जनाजा भी उनके लवाकीन को नहीं पढ़ने की इजाजत दी, मेरे समझता हूँ एक ये जिंदा जागता एक सबूत है कि इंडिया किस तरीके से कंट्रोल करके बैठा है। तो मैं उसकी एक तो मजम्मत करूंगा, और दूसरा ये कि इंडिया जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरीके से आप उठें और अपनी कंपेन चलाएं। पाकिस्तान में बैठ के सियासत पर नजर रखने से आप बाहर की दुनिया में एक गैप छोड़ रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया या इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उस डोसियर के बारे में क्या कह रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि डोसियर से कुछ भी नहीं होने वाला। डोसियर, ये चीजें डोसियर से आगे जा चुकी हैं। लेकिन उस डोसियर के बारे में भी इंडिया का मीडिया और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग है, क्योंकि अगले महीने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास है और उसमें इमरान खान साहब ने स्पीच देनी है पाकिस्तान से बैठ के थ्रू द वेब पेज, थ्रू द इंटरनेट। और उसके लिए खास कर यूनाइटेड, और उसके लिए ये पहले ये उसकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि इंडिया पे प्रेशर क्रिएट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये इंडिया इस चीज की तैयारी कर रहा है कि इस दफा जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास होगा उसमें हमने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की चीजों के साथ जोड़ना है कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। तो आप ये, मैं इससे अलावा कुछ भी उसकी डोसियर की अहमियत नहीं है। और वो यूनाइटेड नेशंस चाहे जो वो भी प्रेशर बना लें, आप डोसियर दे दें, तो यूनाइटेड नेशंस की तो कश्मीर के बारे में पहले ही कई शिकें मौजूद हैं, उसका दुनिया पे क्या असर है या इंडिया की सेहत पे क्या असर है। मोदी साहब वहां पे ही इज रूलिंग इंडिया विद आर्म एंड फिस्ट, तो आपके ये छोटे मोटे डोसियर का उनकी सेहत पे क्या असर है या यूनाइटेड नेशंस में। या फिर आप देखना शुरू कर देते हैं कि चाइना कश्मीर को आजाद कराएगा या अब तालिबान कश्मीर को आजाद कराएंगे। मेरा मकसद है लोग आपके लिए ये क्यों करेंगे काम, कोई इसकी मेन रीजन बताएं। चाइना को क्या तकलीफ है भाई? प्रॉब्लम आपके पेट में दर्द हो और लोग जो है वो आपके लिए सारे काम करते फिरें। तो मेरे ख्याल में तो उस डोजियर की इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं है, सिवाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अब इनको नजर आ रहा है कि वहां पे वो पाकिस्तान को वो सारा मलबा पाकिस्तान पे डालेंगे और उसके लिए प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मैं ये रोजाना जब इंटरनेशनल न्यूज़ या दूसरे चैनल्स देखता हूँ करता हूँ, जिस तरीके से इंडिया अपनी कैंपेन चला रहा है, पहले रशिया को अप्रोच कर रहा था, रशिया के साथ रिलेशनशिप उन्होंने एस्टेब्लिश किए, ब्रिक्स में उन्होंने, मोदी साहब ने अपना स्पीच दी, उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दी, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिस तरीके से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी उस तरह चाहिए कि अपनी कैंपेन को स्टेप अप करें और कैचअप करने की कोशिश करें।
अच्छा, साजिद साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की सेहत काफ़ी नासाज है और उनके हवाले से फेक न्यूज़ भी सामने आती रहती है। क्या कहेंगे डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से? पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत कुछ दिया। नहीं, मैं इस चीज़ आपके हीरो वाले लफ्ज़ से डिसएग्री करूंगा। जिनके हीरो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने एटम बम इंडिया को बना के दिया था, उन्होंने सदर बनाया था उनको। आपने अपने हीरो को जेल में रखा हुआ है बड़े अरसे से, और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अगले दिन गिला किया कि मेरी सख्त तबीयत खराब है, और किसी ने उनकी मिजाज पुरसी नहीं की। ये सिग्नल है कि हम अपने मौसनों के साथ क्या करते हैं। ये आपने एक क्वेश्चन मार्क रख दिया है आने वाली नस्लों के लिए कि अगर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में आके कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। उन पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने एटम बम बनाने के जो वो मैप्स हैं या दूसरी चीजें बाहर बेची हैं, वो अकेले नहीं बेच सकते थे, उनके साथ कई और लोग शामिल थे। वो कहाँ हैं? आपने सिर्फ उनको स्केप गोट बनाया, आपने उनके ऊपर इल्जाम लगा के दूसरे सारे जो लोग उनके साथ खाने वाले थे उनको आपने एनआरओ दे के, उनको क्लीन चिट दे के तो कहा कि आप अपनी जिंदगी मजे के साथ उड़ाएं। और आपने मौसम जो आपके मुल्क का जो मौसम था, आपने उसको इस तरीके से रुसवा करके आज भी पाबंदे सलासल है वो, और आज भी वो गिला दे रहा है कि मुझे किसी की काल तक नहीं आई। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, मैं इसको कंडेम करूंगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर इज़ अ रियल हीरो ऑफ पाकिस्तान, और ये हाल पाकिस्तान में हीरोज़ के साथ किया जाता है, काबिल अफसोस है।